कहानी है ममता बनर्जी की। एक ऐसी महिला जिनके पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक खानदान था, ना ही सत्ता तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता। लेकिन हाँ, एक चीज थी, जिद। और जिद भी ऐसी कि सड़कों से उठकर उन्होंने 34 साल पुरानी एक मजबूत सत्ता की दीवारें ही गिरा दी। और उनकी पहचान क्या थी? बस एक सफेद साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन यही सादगी, यही पहनावा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये एक तरह का ऐलान था कि ये नेता जमीन से उठी है और जमीन के लोगों के बीच ही रहेगी। तो चलिए सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। चलते हैं 1970 के दशक के उस बंगाल में जिसकी उथल-पुथल भरी राजनीति ने ममता बनर्जी को एक जबरदस्त ताकत के तौर पे गढ़ा। साल था 1975। देश के बहुत बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने कोलकाता पहुंचे थे। उनका काफिला गुजर रहा था और तभी अचानक एक 20 साल की लड़की उनकी एम्बेसडर कार के बोनेट पर चढ़ गई और जोर जोर से नारे लगाने लगी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक तरह से दिल्ली की सत्ता को दिखाया गया एक ट्रेलर था। और इसी एक घटना ने ममता को रातों रात नेशनल पॉलिटिक्स के नक्शे पर ला खड़ा किया। और इस एक घटना के बाद तो जैसे रुकने का सवाल ही नहीं था। उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, 1979 तक वो बंगाल कांग्रेस की महासचिव बन गई। फिर 1984 में एक बहुत बड़े राजनीतिक दिग्गज को चुनाव में हरा दिया और 1990 में तो एक जानलेवा हमले से भी बच निकली। ये सब उनके शुरुआती करियर की वो सीढ़ियां थीं जिन्होंने उन्हें एक आम कार्यकर्ता से एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। अब बात करते हैं 1984 की। उस वक्त 29 साल की ममता को एक ऐसा काम सौंपा गया जिसे सब लगभग नामुमकिन मान रहे थे। काम था जाधवपुर सीट पर अनुभवी कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनौती देना। और ये सीट कोई आम सीट नहीं थी, ये सीपीएम का एक ऐसा किला थी जिसे कोई भेद नहीं पाया था। और फिर जो हुआ उसने सच में सबको हैरान कर दिया। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को लगभग 20,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। उनकी वही सफेद साड़ी, रबर की चप्पलें और घर घर जाकर लोगों से सीधे बात करने का तरीका, इस सादगी ने वोटरों पर ऐसा असर किया कि वो देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई। तो अब ये जायंट किलर सिर्फ एक सांसद नहीं थी, अब उनका संघर्ष सिर्फ एक सीट का नहीं रहा। उन्होंने अपने इस निजी संघर्ष को एक पूरे राज्य के आंदोलन में बदल दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने आने वाले कुछ सालों में बंगाल की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ओके मेरे दी, इसका मतलब है उस औरत को मार डालो। सोचिए, ये शब्द 1990 में कोलकाता के हजरा जंक्शन पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक भीड़ चिल्ला रही थी। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही क्रूर और भयावह मोड़ था। और सिर्फ चिल्लाया नहीं गया, एक आदमी ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। उनका सिर फट गया था। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इस हमले का नतीजा ठीक उल्टा हुआ। ये हमला उन्हें चुप कराने के लिए किया गया था, पर इसने उनकी आवाज को और बुलंद कर दिया और लेफ्ट फ्रंट से लड़ने का उनका इरादा अब एक अटूट संकल्प बन चुका था। देखिए, हजरा की उस घटना के बाद ममता को एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर बंगाल में कम्युनिस्टों से लड़ना है तो अपनी सेना खुद बनानी होगी। उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी तो लेफ्ट के साथ एक तरह का फ्रेंडली मैच खेल रही है। बस इसीलिए 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, जिसका मतलब है जमीनी स्तर की कांग्रेस या जड़ों की कांग्रेस। और फिर आए वो 2 बड़े आंदोलन जिन्होंने उन्हें सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। पहला 2006 का सिंगूर आंदोलन, जो टाटा की कार फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ था, और दूसरा 2007 का नंदीग्राम प्रदर्शन, जो पुलिस फायरिंग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया। यहीं से उनका नारा माँ माटी मानुष सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि पूरे बंगाल का एक इमोशन बन गया। 34 साल, जी हाँ 34, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस राजनीतिक साम्राज्य की विशालता बताता है जिसे ममता बनर्जी उखाड़ फेंकने वाली थी। एक ऐसा शासन जिसे बंगाल में लगभग अजेय माना जाता था। और फिर आया 2011 का वो दिन, जब चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास बन चुका था। टीएमसी गठबंधन को मिली 227 सीटें और 34 साल से चला रहा कम्युनिस्ट शासन एक ही रात में खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि सत्ता जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने नई चुनौतियां आई,
नए और ताकतवर प्रतिद्वंद्वी खड़े हुए और कई मुश्किल सवाल भी उठे। और यहीं पर उनके करियर की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जो स्ट्रीट फाइटर कभी सिस्टम से लड़कर सत्ता में आई थी, अब उसी पर आरोप लगने लगे कि वो खुद ही सिस्टम बन गई हैं। परिवर्तन यानी बदलाव का जो वादा था, उस पर सवाल उठने लगे और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी सामने आए। उनके कार्यकाल पर कई बड़े घोटालों के दाग लगे, जैसे कि शिक्षक भर्ती घोटाला या जिसे एसएससी स्कैम भी कहते हैं, सारदा और रोज वैली जैसे बड़े चिटफंड स्कैम्स। इसके अलावा सिंडिकेट राज चलाने, मतलब एक तरह की संगठित जबरन वसूली को बढ़ावा देने के आरोप लगे, और साथ ही कुछ खास समुदायों के तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की राजनीति करने के भी आरोप लगते रहे हैं। इन सब ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला। अगर सिर्फ शिक्षक भर्ती घोटाले की ही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से भी ज्यादा नौकरियां रद्द कर दी। ये आंकड़ा ही इस घोटाले की गंभीरता बताने के लिए काफी है, और ये उनकी सरकार की साख पर लगे सबसे बड़े दागों में से एक बन गया। लेकिन इस तीखी राजनीतिक लड़ाई के बीच एक दिलचस्प बात भी है। ममता बनर्जी का अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बताया था कि कैसे ममता दीदी उन्हें हर साल अपने हाथ से चुने हुए कुर्ते और बंगाली मिठाइयां भेजती हैं। ये दिखाता है कि राजनीति से परे भी उनके बीच एक जटिल समीकरण है। और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की आने वाली लड़ाई के लिए मंच तैयार करता है। साल 2026 की वो लड़ाई जो शायद उनकी पूरी राजनीतिक विरासत को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगी। तो 2026 के लिए मैदान लगभग तैयार है। एक तरफ है ममता की टीएमसी, जिसकी रणनीति ट्रिपल एम फॉर्मूले पर टिकी है, यानी महिला, ममता और मुस्लिम वोटर्स, और उनका नैरेटिव है बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसका मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सिंडिकेट राज का खात्मा। और इन सब के बीच आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या एक आंदोलन से जन्मी नेता सत्ता में रहते हुए लगे दागों से अपनी ही विरासत को बचा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है,